Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. आज we're going to start off with the new tort. दो torts हमने complete कर लिए Occupiers Liability Act 1957 and 1984, and also we went on to discuss the tort of nuisance, which was very simple and easy. Please last lectures जो मेरे दो हैं nuisance के ऊपर वो please जरूर देखिएगा. आज मैं प्राइमरली बात करना चाह रहा हूँ एक नए टॉट के बारे में, एंड दिस टॉट इज कॉल्ड द टॉट ऑफ ट्रेसपास. जो ट्रेसपास का टॉट है वो दो टॉट्स हैं बेसिकली. देयर इज अ ट्रेसपास टू पर्सन एंड देन देयर इज अ ट्रेसपास टू लैंड. आज हम प्राइमरली ट्रेसपास टू पर्सन की बात करेंगे, हम ट्रेसपास टू लैंड की बात नहीं करेंगे. इन दोनों पे डिफरेंट सवाल आते हैं. ट्रेसपास टू पर्सन के ऊपर डिफरेंट आता है, ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर डिफरेंट सवाल आता है, एंड कभी कभी ये दोनों मिक्स होके भी आ जाते हैं. सो प्लीज यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट एज वेल. एक ही प्रॉब्लम क्वेश्चन में किसी के लैंड के अंदर भी कोई बंदा अनलॉफुली आ रहा होगा, और दूसरा उसी क्वेश्चन में दूसरे को मारा भी जा रहा हो. तो जहां मार कुटाई होती है, जहां पे किसी को टच करना है अनलॉफुली या विदाउट कंसेंट किसी को फिजिकल कांटेक्ट करना किसी के साथ, वो ट्रेसपास टू पर्सन कहलाता है. सो जो ट्रेसपास टू पर्सन है वो तीन टाइप्स के होते हैं. जो ट्रेसपास टू पर्सन का टॉट है वो तीन मेन तरीके से कमिट हो सकता है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना ये कि ट्रेसपास टू पर्सन है क्या. जैसे ट्रेसपास टू लैंड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट if someone comes into your land or throws something onto your land or allows something to come into your land without authority, ये ट्रेसपास टू लैंड है. आपकी इजाजत के बगैर आपके लैंड के अंदर कोई इंटरवीन कर रहा है या कोई चीज इंटरवीन कर रही है, वो ट्रेसपास टू लैंड का टॉट है. ट्रेसपास टू पर्सन है कि इंसान की जो ये बॉडी है, इस बॉडी को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता विदाउट माई कंसेंट. विदाउट माई कंसेंट मुझे कोई टच नहीं कर सकता. विदाउट कंसेंट मुझे कोई पीछे से पैट नहीं कर सकता. विदाउट कंसेंट कोई किस नहीं कर सकता. विदाउट कंसेंट मेरे बाल कोई नहीं काट सकता. ये सारी चीजें मेरी बॉडी से रिलेटेड है. मेरी बॉडी को मेरी इजाजत के बगैर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती. दिस इज ट्रेसपास टू पर्सन. जो इंटरफेरेंस है बॉडी के साथ वो तीन तरह से हो सकती है. अगर आप किसी को टच करो, मुक्का मारो, हाथ मारो, एनी टच विदाउट कंसेंट इज ट्रेसपास टू पर्सन. अगर किसी को डराओ, उसको हाथ नहीं लगा रहे आप, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे, बट आप ऐसा कोई कंडक्ट कर रहे हो जिससे दूसरा डर रहा है या फियर ऑफ वायलेंस के अंदर आ रहा है, या उस सिचुएशन में आ रहा है वेयर ही बिलीव्स दैट सम फिजिकल कांटेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स मी. आया नहीं है बट आ रहा है मेरे ऊपर. अगर आप किसी को इस तरह डराते हो, वो भी ट्रेसपास टू पर्सन है. इट्स कॉल्ड असॉल्ट. सो फॉर योर ओन, अब थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, तीन किस्म के टॉट्स होते हैं ट्रेसपास टू पर्सन में. द टॉट ऑफ बैटरी, जिसको हम कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट का टॉट. जहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होगा वहां पे बैटरी का ट्रेसपास टू पर्सन कमिट हो रहा होगा. वहां पे ट्रेसपास टू पर्सन कमिट हो रहा होगा थ्रू बैटरी. जहां पे असॉल्ट होता है, एन असॉल्ट इज बेसिकली थ्रेट ऑफ वायलेंस. इसको आसानी से आपको लिखना, थ्रेट ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स. सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी वो है जहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है कंसेंट के बगैर, उसको आपने बैटरी का टॉट में लेके आने, उसको आपने ट्रेसपास टू पर्सन कमिट करवाना है थ्रू बैटरी. जहां कोई किसी को थ्रेट दे रहा है ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स. एग्जांपल मैं देता हूँ, ये बॉटल उठा के मैं आपकी तरफ फेंकने का इशारा करता हूँ, आप डर जाते हो, ये असॉल्ट कमिट हो गया. बैटरी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये बॉटल आके लगती आपको तो बैटरी कमिट हो जाता. बट क्योंकि मैंने सिर्फ थ्रेट दिया है ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स,
मैंने ऐसा थ्रेट किया कि ऐसा एक्शन किया, ऐसा कंडक्ट किया जिसके थ्रू आपको लग रहा है इमीडिएटली मेरे ऊपर फोर्स आने लगी है, तो उसको असॉल्ट कहते हैं। तीसरा जो है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ना नाम से तो लगता है किसी को जेल में गलती से डाल देना या उसकी सजा, ही हैज नॉट कमिटेड समथिंग बट फिर आपने उसको जेल में डाल दिया, बट दिस इज नॉट व्हाट वी मीन बाय फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यहाँ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का ट्रेसपास टू पर्सन तब कमिट होता है वेयर देयर इज अ टोटल ban on someone's freedom of movement। जब आप किसी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर, किसी की लिबर्टी के ऊपर बैन लगा देते हो, रोक देते हो कि वो मूव नहीं कर सकता, तो उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। ये याद रखें, ये अनलॉफुली होना चाहिए। इसको अनलॉफुल लिख देते हैं, इसकी एग्जांपल देता हूँ। कोई अनलॉफुली आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक दे, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। एग्जांपल, आप मेरे घर में आते हो, मेरे कमरे में जाते हो वॉशरूम यूज करने के लिए, और बाहर से मैं कुंडी लगा देता, ना यू कांट कम आउट। दिस इज द टॉट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बीइंग कमिटेड। मैंने आपकी मूवमेंट को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बैन कर दिया है, रोक दिया है। अगर कोई और रास्ता है उस वॉशरूम से निकलने का, कोई रीजनेबल रास्ता, ये नहीं कि छोटी सी खिड़की बनी हुई है एग्जॉस्ट फैन वाली उसमें से निकलना है, नहीं, कोई और रीजनेबल ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है, पीछे एक और दरवाजा है उसी से आप निकल सकते हो और वो खुला हुआ दरवाजा, देन देयर इज नो टोटल बैन, देयर इज अ पार्शियल बैन, हेंस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट नहीं होगी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए देयर मस्ट बी अ टोटल बैन ऑन समवन्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल मैं ये भी दे सकता हूँ, आपको अपने कमरे में बिठा के बाहर से कुंडी लगा दी, आप खटखटा रहे हो, भाई खोलो खोलो खोलो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो गया। सो किसी की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर अनलॉफुली अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। इसी तरह अगर पुलिस वाला आपको आके हथकड़ी लगाता है और पुलिस वैन में बिठा देता है क्योंकि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है, देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कमिट हुआ, बिकॉज आपकी टोटल बैन इसने आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे लगाया, बट वो अनलॉफुल नहीं है। सो इट हैज टू बी अनलॉफुल इफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर जो बैन है, इफ इट्स फॉर अ लॉफुल रीजन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कमिटेड अ क्राइम और यू आर अबाउट टू कमिट अ क्राइम, तो इसीलिए किसी ने आपको पकड़ लिया और बंद कर दिया, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। सो ये तीन टॉट्स हम पढ़ेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर। नो एक चीज मैं बताऊं, ट्रेसपास टू पर्सन का जो टॉट है, दिस इज नोन एज टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉट्स अंडर टॉट लॉ। इट गोज बैक टू एटलीस्ट 900 to 1000 years। इतना 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 पुराना टॉट है ये, एंशियंट टॉट कहा जाता है इसको। एंड इसका पर्पस क्या है, मैंने बताया हर टॉट का एक पर्पस है। न्यूसेंस का पर्पस था इंजॉयमेंट ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट करना, ऑक्यूपाइज लाइबिलिटी का पर्पस था विजिटर्स को फिजिकल इंजरी डैमेज टू प्रॉपर्टी से प्रोटेक्ट करना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का ये जो आपका सॉरी ट्रेसपास टू पर्सन का जो पर्पस है वो ये है कि पर्सनल इंटेग्रिटी और पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द पर्पस ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन, द टॉट ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटेग्रिटी। भाई मेरी बॉडी है, इसको मेरे बगैर कोई क्यों हाथ लगा सकते, मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी पर्सनल स्पेस है, हाउ कैन यू इंटरफेयर विद दैट। मेरी मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मेरी बॉडी की मेरी इंटेग्रिटी पर्सनल स्पेस है, हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट इट, हाउ कैन यू थ्रेट मी to fear that there is an immediate unlawful force coming on me. These are my rights. You cannot interfere with these rights, and hence the trespass to person protects personal integrity, autonomy, personal space. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है इज द वर्ड एक्शनेबल पर से। सो हर टॉट की तरह ये टॉट भी आपसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये मांगेगा, आपको सर्टन
रिक्वायरमेंट्स दे देगा कि अगर बैटरी कमिट करनी हो तो ये 3 चीजें अगर कमिट करोगे तो बैटरी कमिट हो जाएगी। तो न्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन आपने तीनों चीजें लिस्ट डाउन करनी होती है और बताना होता है एग्जामिनर को कि ये तीनों चीजें विद द रिक्वायर्ड केसेस सेटिस्फाइड हो गई हैं, हेंस बैटरी कमिट हो गया, या एक इसमें से सेटिस्फाइड नहीं हुई, हेंस बैटरी कमिट नहीं हुआ। सो हर टॉट के अंदर, और स्पेशली ये 3 टॉट जो ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर, इनके अपने रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो असॉल्ट का टॉट है, इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक एक्ट होना चाहिए और वो एक्ट दूसरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट फिजिकल वायलेंस में डाल दें। बस कि कोई हरकत करो आप, वो हरकत ये बॉटल फेंकना भी होगी, तो जैसे ही बॉटल फेंकी है या बॉटल फेंकने की नकल की है, तो पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी कि एक्ट कमिट हो गया। वो एक्ट क्या है? द एक्ट ऑफ showing a bottle and about to throw a bottle. This is the act. And did it put the other person in the expectation of immediate physical violence? क्या इस एक्शन से दूसरे को क्या लग रहा था कि मेरे ऊपर ये बॉटल आने लगी है और वो डर गया था? या एक रीजनेबल बंदा क्या डर जाता? सो यस, बिल्कुल डर जाता। एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं एक बंदूक निकालता हूँ और बंदूक आपके सामने आपकी तरफ पॉइंट करके रखता हूँ, आप डर जाओगे। एक रीजनेबल बंदा इमीडिएटली इस एप्रीहेंशन में आ जाएगा कि मेरे ऊपर फिजिकल वायलेंस आने लगी है। सो जो एक्ट ऑफ taking out the gun and pointing the gun satisfies the first requirement that the defendant must act. और दूसरा, क्या वो एक्ट ऐसा था जिससे एक रीजनेबल बंदा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे ऊपर वायलेंस आने लगी है? यस। इसी तरह यही जो बंदूक है, मैंने लेट सपोज वाटर गन निकाली है, और वाटर गन पिंक कलर की निकाली और वो किसी के ऊपर रखी है, तो दूसरा डर गया है। नाउ आई हैव कमिटेड एन एक्ट, बट उस एक्ट से एक रीजनेबल बंदा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे ऊपर एक फोर्स आने लगी, हेंस ये दूसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ और असॉल्ट कमिट नहीं हुआ। सो इट्स दी ओनली दीज टू रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू सेटिस्फाई इन योर एग्जाम। मैं जिस तरह इसको अभी कंप्लीट करता हूँ, तो मैं आपको आंसर सेंड कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन। मैंने आपके साथ टॉट लॉ के सजेस्टेड आंसर्स अपने शेयर किए, काइंडली उनको एक दफ़ा रिव्यू करें। उसके अंदर ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड का भी सवाल सॉल्व हुआ है। मूविंग ऑन, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो सारे टॉट्स हैं, ये ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर 3 टॉट्स हैं: बैटरी का टॉट, द टॉट ऑफ असॉल्ट एंड द टॉट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सो जो ये वर्ड है ट्रेसपास टू पर्सन, दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। इस टर्म के अंदर 3 और टॉट्स आते हैं: बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये तीनों टॉट्स एक्शनेबल पर से हैं ना। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता है? हर टॉट को प्रूव करने के लिए आपको हार्म शो करना पड़ता है कि आपको कोई नुकसान होगा, तभी आप कोर्ट में गए हो ना पैसे मांगने। फॉर एग्जाम्पल न्यूसेंस के अंदर आप शो करते हो कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या आप शो करते हो फिजिकल इंजरी टू लैंड हो रही है। ऑक्यूपाइड लायबिलिटी में आप शो करते हो कि आपको फिजिकल इंजरी हो रही है या डैमेज टू प्रॉपर्टी हो रही है। हार्म शो करते हो आप, तभी आप केस लेके जा सकते हैं। ट्रेसपास टू पर्सन के टॉट के अंदर देयर इज नो नीड टू शो एनी हार्म। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को मैंने इससे बॉटल उठा के उसको डराया है, वो डर गया। क्या उसको कोई हार्म हुआ है? नहीं। क्या उसको फिजिकल इंजरी हुई है? नहीं। क्या उसको डैमेज टू प्रॉपर्टी हुई है? नहीं। क्या उसको पर्सनल डिस्कम्फर्ट हुआ है? ये पर्सनल डिस्कम्फर्ट नहीं है। पर्सनल डिस्कम्फर्ट तो वही है जो न्यूसेंस के अंदर माने जाते हैं। वो मैंने आपको इनडायरेक्ट इंटरफेरेंसेस बताएं क्या क्या होता है। इवन उसके अलावा कोई चीज भी इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। सो किसी किस्म का हार्म नहीं हो रहा, पर फिर भी टॉट कमिट होगा। The reason is because these torts are actionable per se. Now, what does the word actionable per se means? इसकी literal meaning है without any proof of harm. So ये जो tort है तीनों, ये proof of harm के बगैर इसका केस आ जाता है। बाकी हर tort के अंदर harm proof करना जरूरी है। पर्सनल इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, साइकेट्रिक हार्म, इकोनॉमिक लॉस, कुछ ना कुछ दिखाना जरूरी है, तभी केस लेके जा सकते हो। बट दीज टॉट्स आर एक्शनेबल पर से, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ हार्म आप केस लेके आ सकते हो। नाउ एक एग्जांपल और भी देता हूँ एक्शनेबल पर से की, दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ बैटरी। एक लड़का एक लड़की को किस करता है विदाउट कंसेंट,
एंड लड़की ऑब्वियसली उसको कंसेंट नहीं कर रही, तो वो लड़की उसके खिलाफ केस लेके जा सकती है बैटरी का, जबकि उस लड़की को कोई हार्म नहीं हुआ, उसको कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी, फिजिकल इंजरी, साइकेट्रिक हार्म, इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ, बट शी कैन स्टिल ब्रिंग अ केस ऑफ अ बैटरी बिकॉज देयर इज नो नीड टू प्रूव एनी हार्म। क्या प्रूव करना है? सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट कंसेंट। यहाँ कहीं भी उससे हुआ क्या ये नहीं प्रूव करना, उसका कोई उससे हार्म हुआ ये नहीं प्रूव करना। ये तीनों जगह आप देखें, इनकी जो डेफिनेशंस भी लिखी, यहाँ पे डेफिनेशंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू शो दैट देयर मस्ट बी अ हार्म, दैट समवन मस्ट हैव बीन इंजर्ड, और साइकेट्रिक हार्म हो जाए किसी को, या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर उसको कुछ हो जाए, उसकी अगर आपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर बैन लगाया तो। सो ऑल दीज थ्री टॉर्ट्स आर एक्शनेबल पर से, यू कैन ब्रिंग अ केस विदाउट एनी प्रूफ ऑफ हार्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेकिंग दीज थ्री टॉर्ट्स एक्शनेबल पर से मीन्स दैट लोग ऐसी हरकतें करने से डरेंगे। ये एज ए डेटरेंट यूज होता है, क्योंकि उनको पता है कि यार मैंने अगर इसको हार्म नहीं भी किया, पर अगर मैंने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो मुझे जेल हो सकती है, मेरे खिलाफ क्या क्रिमिनल लॉ में केस जा सकता है, और टॉर्ट लॉ में मुझसे कंपनसेशन बहुत सारी मांगी जा सकती है। तो इसीलिए ये एज अ डेटरेंट यूज होता है। अब मैं ये सारी बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपके लिए रीड भी कर लेता हूँ। सो डिफेंडेंट कैन बी लायबल मेरली फॉर कमिटिंग द टॉर्ट even if no physical harm is done. This includes any form of unwanted touch or physical violence. Now, why is this so important कि हमने इस tort को actionable per se बनाया हुआ है? This tort is effective to the extent that it is actionable per se as it is easier for the claimant to bring the claim. जो क्लेमेंट है उसने ये नहीं प्रूव करना कि यार ये फिजिकल टच मुझे हुआ, देखो उससे मुझे नील हो गया है इसीलिए मैं केस लेके आया हूँ। उसे सिर्फ ये प्रूव करना कि फिजिकल टच हुआ था, बस दैट्स इट। देयर इज नो नीड टू प्रूव एनी हार्म। दिस मेक्स इट इजियर फॉर द क्लेमेंट टू ब्रिंग द केस। और इसके अलावा जो डिफेंडेंट्स हैं उनके ऊपर ये फियर आ जाएगा कि यार हमारे खिलाफ इजीली केस आ सकता है, हेंस हमें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ये एज अ डेटरेंट यूज हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, the fear of being sued may mean that potential defendants are careful not to commit the torts of assault and battery particularly. In reality, very few claims are brought where there is no minimal damage because of the cost of bringing the claim would outweigh the amount of compensation paid. However, for some claimants, the purpose of bringing a claim is not compensation, but to vindicate their rights, and that the tort is actionable per se allows this to happen. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जनरली तो अगर किसी ने मुझे ऐसे टच कर दिया तो मैं केस तो नहीं लेके जाऊंगा, अनलेस कि मुझे हार्म हुआ है तभी मैं केस लेके जाऊंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक टच करने से भी केस लेके जाया जा सकता है। रियलिटी में ऑब्वियसली कोई केस सिर्फ तभी लेके आता है जब उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्म हो रहा होता है। बट द पर्पज ऑफ ट्रेसपास टू टॉर्ट, क्या कहते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन इज कि ये दिखाया जा सके कि क्लेमेंट का राइट विंडिकेट हुआ है, क्लेमेंट की पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल स्पेस ब्रीच हुई है और वो डिफेंडेंट ने की है, और उसका एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी हुई है, और ये बहुत आसानी से वो कर सकता है क्योंकि ये टॉट एक्शनेबल पर से है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंटली ये बातें करनी होती है। सबसे पहले असॉल्ट का टॉट हम देख लेते हैं। असॉल्ट की, जब भी अगर आपने किसी के बारे में असॉल्ट लेके आना है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको 3 सिनेरियोज दिए होंगे। हाउ अबाउट आपकी आसानी के लिए मैं एक सवाल खोल देता हूँ पहले, और बहुत इजीली आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो एक सिनेरियो आपके लिए खोल दूंगा मैं, वो सिनेरियो हेल्प करेगी for you to understand. Give me a second. Right. थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, बट डोंट वरी, आपके पास भी इतने लंबा सवाल भी आ सकते आए हैं पहले। सो लेट मी शेयर दिस आंसर। ऑलराइट, सवाल आपके साथ थोड़ा सा मैं रीड कर लूँ। द लाइडिया पायल
show is a popular daytime chat show on the CBB television network. Danny and his wife Priya are on the show to discuss Danny's addiction to online bingo. Igor, a security guard employed by CBB, is present just in case there is any trouble. अब एक डे टाइम चैट शो है एक टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर, जिसपे डैनी और उसकी वाइफ प्रिया डैनी की ऑनलाइन एडिक्शन बिंगो एक चीज है, उसके साथ जो उसकी एडिक्शन उसको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। आइगोर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो सीबीबी ने एम्प्लॉय किया हुआ है। क्या अल्लाह ना करे अगर कोई यहाँ पे इनके बीच में तल कलामी हो गई तो ये वहां पे उसको असिस्ट कर सकता है। Now, in terms of during the show, Lydia reveals the result of a lie detector test, which shows that Danny has spent thousands of pounds on online bingo. Danny gets very angry and shouts at Lydia, "You'd better watch out. I'm going to get you tonight." Danny also mimics a strangling motion with his hand. Lydia is very upset by this, but continues on with the show. Now, this is very important. Yeah, एक टॉट कमिट हो गया यहाँ पे। जो टॉट यहाँ पे कमिट हो रहा है वो ऑब्वियसली ट्रेसपास टू पर्सन का टॉट है, पर ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर जो कमिट हो रहा है वो असॉल्ट है। ना अब देखो उसने उसको ये बात की है कि यू बेटर वॉच आउट, आई एम गोना गेट यू टुनाइट। मैं तुम्हें देखो आज तुम्हारे साथ क्या करता हूँ आज रात को। ये उसने उसको धमकी दी है। इट्स अ थ्रेट दैट विल पुट हर इन द फियर ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल वायलेंस। सो ये जो असॉल्ट यहाँ पे कमिट हो रहा है, सो आपने अपने आंसर में इसको किस तरह लिखना होता है वो आपने देखो, जैसे लीडिया वर्सेस डैनी का पहली हेडिंग दे दी और आपने कहा कि लीडिया मे वांट टू सू डैनी फॉर असॉल्ट फॉर हिज शाउट्स, यू बेटर वॉच आउट, I'll get you tonight, and mimicking a strangling motion with his hand on the show, उसको अपने हाथ से ऐसे करके धमकी दे रहा था वो। तो क्या ये सारी हरकत से उसने जो असॉल्ट की रिक्वायरमेंट है कि एक एक्ट होना चाहिए जो एक रीजनेबल बंदे को फेयर ऑफ इमीडिएट एंड लॉफुल फोर्स में डाल दे, ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई है ना? आपको लगेगा हो गई है, बट नहीं हुई। पहला रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई कि कोई एक्ट या कोई वर्ड्स जो दूसरे को फेयर ऑफ वायलेंस में डाल दें, ये तो हुआ है, बट फेयर ऑफ इमीडिएट फोर्स में डालना है। क्या लीडिया को लग रहा था कि डैनी मुझ पे इमीडिएटली अभी फोर्स डालेगा? नहीं, क्योंकि डैनी उसको कह रहा है मैं तुम्हें देखो रात को क्या करता हूँ, ये तो डे टाइम शो हो रहा है, वो कह रहे हैं रात को देख मैं क्या करता हूँ। इसका मतलब है इमीडिएटसी की जो रिक्वायरमेंट है असॉल्ट के अंदर, जैसे मैं बॉटल उठा के अभी आपकी तरफ करता हूँ और आप अभी डर जाते हो, ये इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स आया है। पर मैं आपको फोन करके धमकी देता हूँ, देखो मैं कल तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, या देखो मुझे बाहर मिलो मैं क्या करता हूँ। दिस इज नॉट असॉल्ट। A threat of future violence is not an assault. The threat of immediate unlawful force is what we call assault. So ये कुछ केसेस के हेल्प में आप इस चीज को डिसाइड करते हो। यहाँ पे स्टेफन वर्सेस मायर्स है, थॉमस वर्सेस नम है, आर वर्सेस आयरलैंड एंड बर्स्टो, ये कुछ एग्जांपल्स हम केसेस के साथ साथ लेंगे। सो आई होप थोड़ा सा एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो आप point out करोगे what are the issue. The issue is whether Danny has committed the tort of assault. You give the definition of tort of assault. You discuss the rules of assault कि assault commit करने के लिए act होना चाहिए, वो act word से भी हो सकता है। कुछ cases को discuss करें, उसके साथ बताया कि immediacy की requirement बड़ी important है, और तीसरा वो fear of unlawful force में डाल दें। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को आप लिखेंगे, इनके केसेस लिखेंगे और फिर इनको अप्लाई करेंगे कि क्या एक्ट डैनी ने किया था, बिल्कुल किया था, क्या इमीडिएट था, इमीडिएट फोर्स में नहीं डाला उसको, इमीडिएट थ्रेट ऑफ अनलॉफुल वायलेंस में नहीं डाला, फ्यूचर वायलेंस था, हेंस टॉर्ट ऑफ असॉल्ट कमिट नहीं हुआ विद द हेल्प ऑफ केसेस। दूसरा, मीनवाइल प्रिया इज आल्सो डिस्ट्रॉट बाय द लाई डिटेक्टर। प्रिया कौन है जी? अच्छा ठीक है, प्रिया उसकी वाइफ। प्रिया इज सो डिस्ट्रॉयड बाय द lie detector results that she tries to storm off the stage. Igor stops her from leaving by putting his arm out. Priya shouts at Igor, "You can't keep me here. I want to leave." She pushes past Igor and accidentally runs into a storage cupboard rather than the exit. Igor uh, locks the room to the storage cupboard and only lets her out after the show has finished 20 minutes later. Several days later, Danny spots Iger riding his bicycle
Danny rushes up behind him and pushes Iger bicycle. Iger falls off the bicycle and breaks his arm. So आखिरी वाले में आपको पता है कि उसमें उसने उसको आगे धक्का दिया है, तो यहाँ पे जहाँ भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे बैटरी का टॉट लगता है. सो बैटरी के रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या बैटरी कमिट हुए नहीं. इस सिचुएशन के अंदर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉट कमिट हो रहा है. उसने उसको बंद, उसके सामने हाथ रखा है, पहले उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा है, और फिर उसके बाद उसको कबर्ड में, स्टोरेज कबर्ड में डाल के बाहर से लॉक कर दिया. 20 मिनट के बाद उसको निकलने दिया है. ये टॉट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कमिट हो रहा है. सो बड़ा सिंपल है. जहां किसी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा वहां पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे आ जाना है. जहां किसी को धमकियां दी जा रही होगी पर कोई टच नहीं किया जा रहा होगा वहां पे सॉल्ट पे आना है. और जहां टचिंग हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल धक्का दे देना और उसका हाथ टूट गया, दिस इज द टॉट ऑफ बैटरी. किस तरह किया गया है आपको, जैसे देखो इन टर्म्स ऑफ लीडिया वर्सेस डैनी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया सॉल्ट का टॉट, उसके रूल्स लिखे और एक्सेट्रा. प्रिया वर्सेस आइगर जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का है वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए. और आइगर वर्सेस डेनी क्योंकि बैटरी का केस था तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और सारा इसी तरह हमारे सामने सारा सवाल सॉल्व हो जाता है. इट्स नॉट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट exciting and the most interesting chapter in tort law. So just to give you an outlook, ये मैंने आपको बता दिया. आ जाते हैं अपने नोट के ऊपर वापस से. असॉल्ट की पहले बात कर लें. सो असॉल्ट की डेफिनेशन जब भी आपने देनी होगी, अब अभी आपके साथ मैं वो आंसर भी शेयर कर दूंगा जो भी आपको दिखाया है, तो यू वुड नो हाउ टू डू इट. Assault is defined in Collins versus Wilcox as an act which causes another to apprehend the infliction of immediate unlawful force. So requirements क्या क्या है इसकी देखें जी. एक एक्ट होना चाहिए. वो एक्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं, कंडक्ट भी हो सकता है, हाथ को ऐसे ऐसे करना, और इन दोनों का इकट्ठा भी हो सकता है, वर्ड्स भी बोलना और हरकत भी करना. सो एक्ट होना जरूरी है. दूसरा एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन बेसिकली एक्सपेक्टेशन को कहते हैं. एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट, इमीडिएट की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अनलॉफुल फोर्स, और याद रखें ये एक्शनेबल पर से, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव एनी हार्म. सबसे पहली वाली रिक्वायरमेंट को देखें. देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉट. द डिफेंडर मस्ट एक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द एक्शन मस्ट बी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट फिजिकल वायलेंस. In the past, it was thought that there had to be some physical movement, but it now appears that words may be enough. So, R versus Made in Belt तकरीबन 16th century का केस है. उसके अंदर जनरली कोर्ट्स ने कहा था words alone cannot amount to an assault. वर्ड्स के साथ कोई एक्शन होना चाहिए, कोई जेस्चर होना चाहिए, सिचुएशन ऐसी हो जो वर्ड्स को थ्रेटनिंग बना दे, बट सिर्फ वर्ड से असॉल्ट का टॉट नहीं कमिट होता. आर वर्सेस कॉन्स्टेंजा के अंदर एक बंदे ने थ्रेट्स मेक की बाय एक्टिंग एज अ स्टॉकर. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि वो एक लड़की का पीछा किया करता था और पीछा कर करके उसको डराता था. कुछ भी नहीं उसने मुंह से बोला, बट द एक्शन ऑफ स्टॉकिंग अमाउंटेड टू एन असॉल्ट. सो ये भी एक्ट बन सकता है. आयरलैंड के अंदर मिस कॉल्स मारना, तकरीबन 1000 मिस कॉल्स एक लड़की को मारी गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला गया. तो इस सर्कमस्टांस को हम ये भी कह सकते हैं कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस साइलेंस कैन आल्सो अमाउंट टू एन असॉल्ट. इन द केस ऑफ टबरविल वर्सेस सैवेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कहता है कि समटाइम्स even words can negate assault. Words can negate assault का मतलब कभी कभी आपका एक्शन ऐसा होगा जो किसी को थ्रेट की एक्सपेक्टेशन के अंदर डाल रहा होगा, बट उसके साथ आप वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करोगे जिससे उस सारी थ्रेट का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक तलवार निकालता हूँ किसी बच्चे के सामने, जनरली तलवार निकालने से वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स मुझ पे लगने लगी है, तो असॉल्ट कमिट हो जाता है. पर उस तलवार को निकालते साथ मैं कहता हूँ आई वुड हैव किल्ड यू राइट नाउ बट यू नॉट वर्थ गोइंग जेल फॉर. मैं तुम्हें अभी मार देता बट यू नॉट वर्दी कि तुम्हारी वजह से मैं जेल जाऊं. तो मेरे वो वर्ड्स ने इस एक्शन को निगेट कर दिया. इसका मतलब है कि जो मैंने वर्ड्स बोले हैं वो ये शो करे कि मैं ये एक्शन कमिट नहीं करूंगा. So hence, in that circumstance, sometimes words can negate assault. आपका एक्शन असॉल्ट दिखा रहा होता है, एक थ्रेट शो कर रहा होता है, पर आप उसके साथ वर्ड्स ऐसे बोल देते हो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट मिटिगेट हो जाता है, निगेट हो जाता है. द केस ऑफ टबरविल वर्सेस सैवेज इज द सेम. इसके फैक्ट्स एग्जैक्टली यही है. एक बंदा
तलवार निकालता है और कहता है आई वुड हैव किल्ड यू राइट नाउ बट इट वाज इन अ सीज टाइम। तो कहा कि मैं अभी तुम्हें मार देता, बट क्योंकि लोग इर्द गिर्द है, किंग जो है वो करीब करीब है, तो मैं ऑब्वियसली नहीं मारूंगा तुम्हें। इसका मतलब इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उसके ऊपर। दूसरा है द रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएसी, कि इमीडिएट उसके ऊपर अनलॉफुल फोर्स का एक थ्रेट होनी चाहिए। फ्यूचर हार्म इज नॉट नेसेसरी, और जहां पे जो थ्रेट है उसको कैरी आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो अगेन असॉल्ट वहां नहीं कमिट हो सकता। एग्जांपल दे तो थॉमस वर्सेस नाम के अंदर एक पुलिस वैन जिसके अंदर लोग बहुत सारे थे और वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा रहे थे। दिस पुलिस वैन वाज वेरी प्रोटेक्टेड, इसके अंदर गार्ड्स भी थे और ये बुलेट प्रूफ वैन थी, और जिस रास्ते से लेके जा रहे थे वो पूरा रास्ता कॉर्डन किया हुआ था बाय द पुलिस, सो उस रास्ते के ऊपर भी कोई भी नहीं आ सकता था। नाउ इन दिस सर्कमस्टांस रोड के बाहर कुछ लोग, रोड के पार कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने गाड़ी में बैठे हुए जो लोग थे उनको इशारे किया वी विल किल यू, दूर दूर से इशारे किए, थ्रेटनिंग जेस्चर्स, वायलेंट जेस्चर्स मेक किए। जो गाड़ी में बैठे लोग थे उन्होंने केस कर दिया उन लोगों के ऊपर जो ये वायलेंट जेस्चर्स कर रहे थे। द कोर्ट सेड दैट दिस वाज नॉट एन असॉल्ट, वायलेंट जेस्चर्स जरूर थे, एक्ट जरूर कमिट हो रहा था, बट एक रीजनेबल बंदा इस पुलिस वैन के अंदर होता वो कभी भी थ्रेट के अंदर फील ही ना करता अपने आप को, क्योंकि वो कैरी आउट ही नहीं की जा सकती। रास्ता पूरा कॉर्डन्ड है, बुलेट प्रूफ आपकी वैन है, आपको क्यों डर लग रहा है? सो इन दिस सर्कमस्टांस कोर्ट्स ने कहा कि क्योंकि इमीडिएसी की रिक्वायरमेंट, इमीडिएटली आपके ऊपर हार्म हो भी नहीं सकता था और वो पॉसिबल भी नहीं था, हेंस द कोर्ट सेड असॉल्ट हैज नॉट बीन कमिटेड। इसके अलावा मैंने जैसे बताया जो वर्ड्स अलोन है कि नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, पर वर्ड्स के साथ कोई भी जेस्चर होंगे, जैसे स्टेफन वर्सेस मायर के अंदर इन्होंने एक जगह पे इन इन कॉन्फ्रेंस रूम 6-7 सीट दूर जो क्लेमेंट है वो खड़ा हुआ था और डिफेंडेंट दूर से इशारे कर रहा था और उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने रोका। कोर्ट ने कहा ये इमीडिएटसी की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर देता है। इसके अंदर जो हार्म, तो क्योंकि आपको नहीं हुआ होता, आपको सिर्फ फियर होता है, हेंस जो डैमेजेस हैं वो बहुत लो डैमेजेस मिलते हैं। इनको हम कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस, बिकॉज आपको कोई हार्म नहीं हुआ तो कंपनसेशन आपको किस बात की दी जाए? तो कंपनसेशन आपको सिर्फ इस बात की दी जाती है कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। क्योंकि राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको कंपनसेशन दी जाती है, दिस कंपनसेशन इज वेरी नॉमिनल, कोई बहुत सारे पैसे नहीं होते। कल इंशाल्लाह we're going to talk about the thought of battery and false imprisonment. Please look at the question जो मैं भेजने लगा हूँ in terms of trespass, जो भी आपको दिखाया भी हमने डिस्कस किया, और कल बैटरी false imprisonment को सारा डिस्कस करके एक और सवाल भी डिस्कस करेंगे जी। See you guys tomorrow in the next class.